नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जैसा कि मैं बताया हूं कि आप सभी का जो है पहले सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि तेतराम सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथ ही साथ मैं बताता चलूँ आपको कि मैं जो नया वीडियो चालू कर रहा हूं, प्रधान शिक्षक के बाद मेरा सेकेंड वीडियो ये जो चालू हो रहा है, ये आपके केंद्रीय विद्यालय के जो KVS का जो फॉर्म फिलअप हुआ है इस बार और इसकी जो परीक्षा होने वाली है, तो इसके सिलसिले में मैं इस नए सिलेबस के आधार पर जो है मैं प्रत्येक सिलेबस के पॉइंट बाय पॉइंट करके मैं उसका डिटेल करूंगा और साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूं कि डिटेल करने के बाद साथ साथ एक एक पॉइंट से मैं बताऊंगा, एक एक टॉपिक से बताऊंगा जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है और उसी पर जो है आधारित आपके सारे क्वेश्चन आंसर भी करवाऊंगा। और जब ये सब समाप्त हो जाने के बाद प्रैक्टिस सेट के रूप में आपको जो है एक तरफ से क्वेश्चन आंसर कराऊंगा, उसके बाद आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। मेरा ख्याल है कि अगर आप मेरे वीडियो में बने रहेंगे तो जरूर आपको सफलता मिलेगी। तो मैं शुरुआत कर रहा हूं आपको हिंदी से और हिंदी ग्रामर से मैं लेकर चल रहा हूं, आपको इसके बारे में बताऊंगा। ये मेरा जो है KVS का क्लास वन का जो है ये फर्स्ट यानी कि वीडियो है मेरा। अब यहां पर चलेंगे, शुरुआत करते हैं इस सिलसिले में कि आप लोग का सबसे पहले मैं थोड़ा सा और भी कह दूं कि नए साल में मैंने शुरुआत किया है, तो नया साल आप लोग को सभी को मुबारक हो, हैप्पी न्यू ईयर। जो अगले जो है हिंदी के हिसाब से मनाना चाहते हैं उसके लिए नेक्स्ट बार कहेंगे, लेकिन जो अंग्रेजी के हिसाब से जो बना नया साल है मैं उसके लिए कर रहा हूं हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। अब चलते हैं हिंदी के इस समर क्षेत्र में, यहां चलते हैं KVS का। ये जो है मैं जो बता रहा हूं वो PRTS का है, यानी प्राइमरी टीचरों के लिए जो है ये बना हुआ मेरा पूरा सिलेबस तैयार है, मेरा सारा सिस्टम तैयार है, मैं एक एक करके बताऊंगा। अब यहां से चलते हैं हम लोग। पहला कोटेशन चल रहा है हमारा शब्द और पद के बारे में कि शब्द और पद में पहले अंतर समझ लें कि शब्द क्या है और पद क्या है। जब शब्द स्वतंत्र रूप से रहता है, उसका वाक्य में प्रयोग नहीं होता है, तो उसे हम शब्द कहते हैं। जब उसका वाक्य में प्रयोग कर दिया जाता है तब वह क्या हो जाता है, पद हो जाता है। ठीक वही बात को मैंने लिखा है कि जब वाक्य से बाहर अर्थात स्वतंत्र रूप से प्रयोग होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, शब्द। और जब वाक्य के अंदर प्रयोग होता है तो वही क्या हो जाता है, मेरा कहलाता है पद। पद के आधार पर जो है इसे जो है 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें जो है जिसके अंतर्गत जो है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये जो है पांचों संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अवयव, ये पांचों आते हैं। अब चलते हैं इसके बाद इस कोटेशन पर चलते हैं। तो पहला टॉपिक आपका है, इसमें दिया हुआ है सिलेबस में बोल रहा है कि संज्ञा से संबंधित उससे परिचय करवाना है हमको। तो संज्ञा से परिचय करवाना है तो मैं उसके डीप में भी जाऊंगा और आपकी जानकारी थोड़ी सी डीप भी हो जाएगी, लेकिन मैं आपका एक ही उद्देश्य रहेगा, मैं आपको इसके वीडियो के माध्यम से आपको विद्वान नहीं बनाने जा रहा हूं, बल्कि परीक्षा क्रैक कराने जा रहा हूं। तो आप परीक्षा क्रैक करेंगे, विद्वान मैं नहीं बना रहा हूं आपको। तो यहां चलते हैं, तो परीक्षा व्यू के आधार पर मैं आपको दिखा रहा हूं। चलते हैं संज्ञा, नाउन कह रहा है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, समुदाय या समूह आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ऐसे आप लोग इंग्लिश में जानते होंगे, नाउन इज द नेमिंग वर्ड, यानी कि संज्ञा क्या है, नाम है, आप नाम सिर्फ समझ ले। लेकिन अब इसमें मैंने जो बोला है किसी व्यक्ति, तो व्यक्ति यहां पर जैसे दे रहा है, उदाहरण में आप देख रहे हैं कि व्यक्ति, जैसे राम व्यक्ति का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है। कुर्सी, वस्तु यानी कि कुर्सी किसी वस्तु का नाम है, कुर्सी, टेबल, बेंच, डेस्क, ढेर सारा, टीन, लोहा, लक्कर, जितना भी सारा जो है, कुदाल, कपड़ा, ये सब के सब जो है आपके जो है वस्तु के नाम हो गए। अब चलते हैं स्थान में, जैसे यहां पर है पटना, तो पटना, दिल्ली, मुंबई, सहरसा, बेंगलोर, कटिहार, खगड़िया, ये सारे जितने भी नाम है स्थान के, वो स्थान हो गया। आप चलते हैं भाव के नाम का बोध कराए, जैसे ईमानदारी भाव है, किसी में ईमानदारी का होना। चलते हैं परिवार, समूह या समुदाय का बोध करता है। परिवार से किसी एक व्यक्ति का बोध नहीं होता, बल्कि परिवार में रहने वाले हर बच्चा से लेकर उसके चाचा, चाची, दादा, दादी, नाना, नानी, जो भी हो परिवार के सदस्य जो हैं, वो आपके परिवार में आ जाते हैं समूह के रूप में, तो वो उसका बोध होता है। तो इसलिए आप समझ रहे हैं, समझ गए इसको। और मैं इसे और डिटेल करूंगा, और जब आगे इसका प्रैक्टिस सेट में लेकर चलूंगा तब फिर मैं और विशेष बताऊंगा। अब चलता होता क्या है
कि अब देखा गया है कि अर्थ की दृष्टि से संज्ञा के 5 भेद होते हैं। अर्थ की दृष्टि से संज्ञा को 5 भागों में बांट दिया गया है। तो अर्थ की दृष्टि से 5 भागों, जिस टॉपिक से आपको सिलेबस में पूछ रहा है मैं उसी टॉपिक पर आपको लेकर चलूंगा। तो 5 भागों में बांट दिया गया है। कौन सा? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो 5 भागों में बांटा गया। तो पहले एक एक टॉपिक से हम लोग निकलते हैं। पहला चलते हैं, पहला पॉइंट है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रोपर नाउन। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत मैंने इसकी परिभाषा मैं मौखिक रूप से दे रहा हूं, क्योंकि सभी बात को मैं लिख नहीं सकता, समय कम है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जिससे किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो। खास व्यक्ति, तो आप चलते किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध हो। तो प्रॉपर नाउन में जैसे खास व्यक्ति कोई राम है, राम नाम का कोई खास व्यक्ति है, उसका बोध हो गया। गंगा, गंगा नदी से बोध हो रहा है, वह गंगा नदी। अब गंगा कह देने से मतलब आप किसी भी नदी को आप गंगा नहीं कह सकते, उसका एक खास नाम है। पटना, पटना शहर जो बिहार की राजधानी पटना है, उससे बात हो रही है, यानी कि खास तरह की बात हो रही है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा जिससे जाति भर का बोध हो, किसी जाति समूह यानी पूरे जाति का बोध हो। जैसे लड़का आप कह दिए तो पूरे लड़के जाति का बोध हो गया, लड़की कह दी पूरे लड़कियां जाति का बोध हो गया, गाय कह दिए तो पूरे गाय जाति का बोध हो गया, हाथी कह दिए तो पूरे हाथी जाति का, यानी कि पूरे जाति भर का बोध करता है। जैसे नदी, नदी से ये नहीं हो गया कि गंगा नदी यमुना सरस्वती, इस तरह की बात नहीं हो रही है। नदी से मतलब वो गंगा यमुना सरस्वती बूढ़ी गंडक कमला करेत जो भी हो, सारी नदियों की बोध हो रही है, यानी कि जाति भर के पूरे जाति की बोध हो रही है। पर्वत से सिर्फ एक हिमालय पर्वत की बोध नहीं हो रही है, पूरे पर्वत माला का जो भी पर्वत हो, सारे पर्वतों का एक जाति का बोध हो रहा है। लड़की से एक लड़की का नहीं, सीता, गीता, रीता, मीता, इस तरह की बात नहीं हो रही, बल्कि पूरे लड़कियों की बोध हो रही है। तो ये हो गया हमारा कौन सा? जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट चलते हैं तृतीय में, करा द्रव्यवाचक संज्ञा, मेटेरियल नाउन। द्रव्यवाचक संज्ञा में जैसे आपको द्रव्यवाचक संज्ञा पहले समझ लें कि द्रव्यवाचक संज्ञा कहते किसे हैं। तो द्रव्यवाचक संज्ञा जिसे आप नाप या तोल सकते हैं, वैसे भी जितने भी द्रव रूप में है, ये द्रव जो है, ये द्रव से इसका बोध हो रहा है, ये द्रव से मत इसको समझिएगा। लेकिन जो इस द्रव के रूप में है वो तो मेटेरियल नाउन में आएगा भी, जिस इस द्रव के रूप में है वो जो है आपको नापा या तोला जा सके, उस तरह की स्थिति में देखेंगे। जैसे आपको सोना नाप के या तोल के देते हैं, तेल हो गया, घी हो गया, ये द्रव के इस द्रव के रूप में है तो वो भी है, दही है, इसको भी नाप तोल के दे सकते हैं। तो ये जितने भी हैं सब मेटेरियल नाउन है, सबके सब इसे नाप तोल के। कुछ हल्का कंफ्यूजन होता है लेकिन आप इसे नॉर्मली देख लेंगे, मैं जो प्रैक्टिस कराऊंगा तो उसमें लगभग स्पष्ट हो जाएगा, आपको कहीं से कोई परेशानी होने वाली नहीं है। अब नेक्स्ट चलते हैं 5 नंबर पर, कह रहा है समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत चलते हैं, कहता समूह या समुदाय का बोध हो, किसी खास समूह या समुदाय का बोध हो तो उसे हम क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत जैसे टीम, इस समूह का बोध हो रहा है। एक टीम में एक व्यक्ति नहीं होता है, पूरे उस टीम में जो है जितने भी खिलाड़ी, अगर क्रिकेट टीम की बात मैं करता हूं तो क्रिकेट में जो 12 खिलाड़ी है वो सारे टीमों के खिलाड़ियों के बारे में बातचीत होगी। तो आप चलते हैं सभा, सभा से एक व्यक्ति का बोध नहीं होता, पूरे सभा के में जो बहुत सारे व्यक्ति जो उपस्थित हुए उनकी बोध होती है। आयोग, कोई एक आयोग जो है, एक कमेटी जो निर्माण होता है, एक व्यक्ति का नहीं होता बल्कि उसमें बहुत सारे व्यक्ति आते हैं, इसलिए समूह या समुदाय का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब देख लेंगे जहां झुंड की बात होती है। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर चलते हैं इस पर, कह भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत हम लोग देखेंगे भाववाचक संज्ञा जिससे किसी भाव, गुण, अवस्था आदि का बोध कराता हो, उसे हम क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा कहेंगे। तो भाववाचक संज्ञा में जैसे कोई गुण या कोई भाव यहां पर देखिए, क्रोध में आ गया, आवेश में आ गया, भावना होगी उसकी क्रोध की। मिठास, उसकी मिठाई, उसका गुण हो गया। मिठास क्या हो गया? मिठाई की गुण हो गया कि उसमें मिठास है, मीठापन है। यौवन, ये अवस्था हो गई, यानी कि बचपना अवस्था है, प्रौढ़ा अवस्था है, यौवना अवस्था है, किशोरा अवस्था है, बहुत सारी अवस्था है, उसमें यौवन जो एक अवस्था हो गई। आप समझ रहे हैं? तो इस तरह से बोध जब करवाता वो क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा हो गया। अब यहां नोट पर चलते हैं, नेक्स्ट कुछ पॉइंट ले लेते हैं कि प्रायः देखेंगे जिस शब्द के अंत में भाववाचक संज्ञा से आपके प्रश्न ज्यादा रहेंगे, थोड़ा सा इस पर ज्यादा फोकस करेंगे, आप ध्यान देंगे, कुछ और भी बदलेंगे। तो जिस शब्द के अंत में
आव लगा हो, त्वा लगा हो, पन लगा हो, अन लगा हो, ईमा लगा हो, ई लगा हो, ता लगा हो, हट लगा हो, ये सारे शब्द जहां लगा हुआ प्रत्यय के रूप में लगा हुआ दिखे तो समझ जाइए कि ये भाववाचक संज्ञा है। अब जैसे कि आप समझ लेंगे, जैसे मैंने लिखा है आपको भट्ट, अब इसके ये पीछे जो आ लगा दिए ये उपसर्ग हो गया, ये ना लगा दिए तो ये प्रत्यय हो। यहां पर जो है मैं पीछे बोल रहा हूं, कुछ लोग इनको जो है आगे भी कहते हैं, क्योंकि शुरुआत यहां से होती है इसलिए आगे भी कहते हैं। तो आप देख लेंगे अपने हिसाब से इस कंफ्यूजन को दूर करते हुए कि आप देख लेंगे कि आप इसको शब्द को देखेंगे और आपके बाएं तरफ जो होगा वह उपसर्ग होगा, जो शब्द के दाएं तरफ होगा वह आपका प्रत्यय होगा। इस कंफ्यूजन से दूर, इसमें लफड़ा में मत फंसिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो यहां पर देख रहे हैं कि आव, जैसे यहां पर देखिए भटकना, भटकना एक शब्द है, उसमें आव लगा दिया, भटकाव, देखिए आव लगा दिया, भटकाव, भाववाचक संज्ञा हो गया। निकट है, निकटता, ता देखिए कहां पर है, ता, आंधी में प्रत्यय लगा हुआ ता, तो ये भाववाचक संज्ञा हो गया। पुरुष था, उसमें त्वा लगा दिया गया प्रत्यय, तो यह पुरुषत्व हो गया, ये आपका जो है भाववाचक संज्ञा हो गया। नीचे था, ई लगा दिया, नीचाई, यहां पर देखिए ई, ये आपका भाववाचक संज्ञा हो गया। भोला था, इसमें पन लगा दिया, यहां पर देखेंगे पन लगा दिया, पन प्रत्यय लग गया, ये आपका भाववाचक संज्ञा हो गया। ये घबराना है, इसमें हट, हट यानी प्रत्यय लगा दिए, ये घबराहट हो गया, ये आपका क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा हो गया। अब चलते हैं हम लोग, ये सारे आपने, मैंने सारा डिटेल आपको कर दिया। अब इसका चलते हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर हम लोग कर लेते हैं। जैसे कि आपको यहां पर दिया हुआ है राम एक बुद्धिमान बालक है, इसमें संज्ञा को आपको खोजना है। तो संज्ञा एक राम हो गया, राम कौन सी संज्ञा हो गया, नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। बालक यह भी एक संज्ञा हो गया, जातिवाचक संज्ञा हो गया। अब चलते हैं, यह किताब उसकी है, इसमें संज्ञा खोजना है। तो किताब क्या है, किताब संज्ञा है, किताब संज्ञा है, यह जातिवाचक संज्ञा हो गया। अब चलते हैं, मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, तो पक्षी और मोर और भारत ये तीनों, मोर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, आपको भारत देश का नाम को रहा है, ये भी जो है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। पक्षी, पक्षी एक जातिवाचक संज्ञा हो गया। तो ये आपको संज्ञा ढूंढने के लिए कह सकता है, तो संज्ञा आप ढूंढ सकते हैं। जैसे जयपुर राजस्थान की राजधानी है, तो जयपुर संज्ञा हो गया, राजस्थान ये भी संज्ञा हो गया, नाम है, दोनों स्थान का नाम है। अब चलते हैं, राम खेल रहा है, राम खेल रहा है, तो इसमें जो है राम क्या है, राम संज्ञा है, राम संज्ञा है, खोजना है संज्ञा। तो अगर इस तरह से दे दिया जाए, ऑप्शन भी दे देगा, ये तो मैंने आपको एक एडजस्ट करके दिखाया है, फिर ऑप्शन में भी लेकर चलूंगा मैं आपको। तो यहां पर संज्ञा क्या है, राम है, खेलना तो ये क्रिया हो गई। तो वहां पर क्या है, नेक्स्ट कह रहा है वह आगरा में रहता है, तो आगरा, आगरा जगह का नाम है, स्थान का नाम है, तो ये क्या हो गया, संज्ञा हो गया। तो अब यहां पर चलते हैं, बुढ़ापा किसी को अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल सही बात है। तो बुढ़ापा जो है यह संज्ञा है। मैंने बताया था कि जब भी पा, त्वा, ई, हट इस तरह से लगा रहे तो ये सारे के सारे बुढ़ापा, ये क्या आंसर चला जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। तो भाववाचक संज्ञा हो गया, तो बुढ़ापा भी संज्ञा हो गया। वह पुस्तक पढ़ती है, तो इसमें पुस्तक, पुस्तक क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा हो गया। या पुस्तक क्या हो गया, सॉरी भाववाचक संज्ञा कहते हैं। पुस्तक क्या है, आपको पुस्तक से पूरे जाति भर का बोध होता है, सारी पुस्तकों का, तो जातिवाचक संज्ञा हो गया, यानी कि संज्ञा हो गया। इसमें खोज लिए। जैसे अब चलते हैं कि अब ये तो मैंने आपको खोजने के लिए बताया, इसको ऑप्शन में भी दिया रहता है कि ABCD करके या क ख ग इस तरह से करके, क ख ग घ करके दिया रहता है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। जैसे कह रहा है कि सुंदरता में संज्ञा है, सुंदरता में संज्ञा है, तो सुंदरता में कौन सा संज्ञा है, देखेंगे। सुंदरता में आप देखते हैं कि सुंदरता, ता लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, ता लगा हुआ है, तो जातिवाचक तो रहा नहीं, व्यक्तिवाचक समूहवाचक तो छोड़िए, तो ये भाववाचक संज्ञा होगा। कौन सा होगा, ए नंबर मेरा आंसर सही होगा, भाववाचक संज्ञा। सुंदरता, ता लगा हुआ है, भाववाचक संज्ञा।
कौन सा शब्द भाववाचक है, इसमें देखना है कौन सा शब्द भाववाचक है। भाववाचक में देख लीजिए सोना, इसमें कोई बात नहीं। विद्यालय, सोना तो मेटेरियल नाउन हो गया यानी कि द्रववाचक संज्ञा हो गया। विद्यालय है, फूल है, देखिए ता लगा हुआ है, पशुता। देखिए ध्यान रखेंगे, मैंने जो पढ़ाया है आपको, जो मैंने बताया है, आप उसको अगर ठीक ढंग से पढ़ लिया है तो मैं नहीं समझता हूं कि एक भी क्वेश्चन छूटेगा आपसे। तो ये क्या हो गया, पशुता। ये डी नंबर मेरा आंसर सही होगा। नेक्स्ट चलेंगे, कह रहा है कि रमेश ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इसमें भाववाचक संज्ञा क्या है। ता श्रीमान, देख लेंगे ना सुरेश में है, नहीं सुरेश में है, ना रमेश में, निर्वाह कहीं से कुछ नहीं, ता लगा हुआ है। तो आपको मैंने पढ़ा दिया है कि भाववाचक संज्ञा के अगर शब्द के अंत में ये सारे प्रत्यय लगे हों तो आप समझ जाएंगे भाववाचक संज्ञा। तो स्वाभाविक है ये क्या है, मित्रता। तो स्वाभाविक की मित्रता जो है भाववाचक संज्ञा होगा। तो यहां पर देख लेते हैं, सी नंबर मेरा आंसर होगा मित्रता। अब नेक्स्ट चलते हैं, कहता है कि राष्ट्रपति भवन में संज्ञा है। राष्ट्रपति भवन में संज्ञा कौन से, राष्ट्रपति भवन जो है ये राष्ट्रपति भवन, इसमें कौन सा संज्ञा है। तो राष्ट्रपति भवन से मतलब तो रहे कि एक व्यक्ति का बोध होता है, नहीं ना। तो ये समूह का बोध होता है, बहुत सारे व्यक्ति उसमें जो राष्ट्रपति भवन में रहते हैं। तो राष्ट्रपति भवन समूह से बोध हो रहा है, तो ये समूहवाचक संज्ञा को डी नंबर मेरा आंसर होगा इसका, समूहवाचक संज्ञा। अब चलते हैं, कह रहा है कि कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। तो यहां पर देखिए कौन सा शब्द, यहां सीधा सीधा आ गया ई मैंने पढ़ाया है। ऊंचाई, ऊंचाई, ऊंचाई जैसे आया तो ये बी नंबर मेरा आंसर हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा सीधा निकल जाएगा। यानी कि आपको जो मैंने पढ़ाया, आप उसको अगर सही ढंग से वीडियो को देख लिया है, सही ढंग से उसको सुन लिया है और उसको समझ लिया है, तो फिर छूटने का बात नहीं। और भाववाचक संज्ञा से आपको रहेगा ही रहेगा, आप उसमें जरूर इसको देखेंगे। नेक्स्ट कह रहा है, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है, जातिवाचक संज्ञा नहीं है। चलिए जातिवाचक संज्ञा नहीं है तो चलते हैं, जवान, सिर्फ सारे जवानों का बोध हो रहा है तो जातिवाचक संज्ञा है ही। बालक, से सारे बालकों का बोध हो रहा है, ये भी जातिवाचक संज्ञा, बालक जाति का बोध हो रहा है। सुंदर, सुंदर से किसी सुंदर से मतलब सुंदर है तो यह जो है आपको जातिवाचक संज्ञा, ये सुंदर से सुंदरता, ये जो है सुंदर किसी के सुंदर के बारे में बोल रहा है कि सुंदर है या इस तरह से, तो ये जातिवाचक संज्ञा नहीं हो सकता है। मनुष्य, चलिए मनुष्य में देखते हैं, कंफ्यूजन अगर हो तो मनुष्य, मनुष्य से पूरे मनुष्य जाति का बोध हो रहा है, तो सीधा सा अर्थ है मेरा सी नंबर आंसर हो जाएगा, ये जातिवाचक संज्ञा नहीं है। अब नेक्स्ट चलेंगे, कह रहा है क्या ग्रामीण का संज्ञा रूप है, ग्रामीण, तो ग्रामीण का संज्ञा रूप ग्रामीण है तो ग्रामी होगा, ग्रामी, इसका ग्रामी होगा, नहीं होगा, ग्रामी नहीं होगा, ग्रामीण नहीं होगा, ग्रामीण तो दिया हुआ है, ग्रामी भी नहीं होगा, चलिए भी नहीं होगा, ग्रामीण भी नहीं, तो क्या होगा, ग्रामीण नहीं होगा, ग्राम हो जाएगा मेरा, ग्राम इसका संज्ञा रूप है, ग्राम। अब चलते हैं नेक्स्ट, नदी संज्ञा का कौन सा भेद है, नदी, नदी से पूरे नदी जाति का बोध हो रहा है, चाहे गंगा हो, यमुना हो, सरस्वती हो, कावेरी हो, यानी कि जो भी हो, तो सारे जाति का बोध हो रहा है। स्वाभाविक रूप से इसको सीधा कहेंगे हम लोग, क्या है नदी, क्या है नदी संज्ञा कौन सा भेद है, तो जातिवाचक संज्ञा का ए नंबर मेरा आंसर होगा। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग, कह रहा है कि यमुना किस प्रकार की संज्ञा है, यमुना, यमुना से खास नदी की बोध हो रही है, एक यमुना नदी का, यमुना से मतलब ये नहीं है कि गंगा ब्रह्मपुत्र सबका बोध हो रहा है, तो यमुना नदी का बोध हो रहा है, तो ये व्यक्ति का, एक खास व्यक्ति का बोध हो रहा है, यानी कि खास व्यक्ति, यानी द्रवाचक संज्ञा तो नहीं होगा, समूहवाचक भी नहीं होगा, जातिवाचक, यानी डी नंबर मेरा आंसर होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा ये। अब मैं आपको कुछ लेकर चल रहा हूं कि यहां पर कभी कभी क्या होता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जो है जातिवाचक संज्ञा के रूप में होता है, ऐसा भी सेंटेंस मिलेगा और उसमें जब ऑप्शन दे देगा तो फिर कंफ्यूज मत कीजिएगा, जरा देख लेंगे। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का जो है प्रयोग वह जातिवाचक संज्ञा के रूप में होता है। कैसे देखते हैं, पहला कोटेशन है कि आज के युग में भी हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है, हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। आपको देगा कि हरिश्चंद्र जो है इसमें क्या है, जातिवाचक संज्ञा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो कंफ्यूज मत कीजिएगा। हरिश्चंद्रों से मतलब यहां हरिश्चंद्र से मतलब सत्य पर चलने वाले, यानी कि सत्य पर चलने वाले व्यक्ति, यानी कि जातियों का बोध हो रहा है। तो ये आपका जो है नाम हरिश्चंद्र है, व्यक्तिवाचक संज्ञा लग रहा है, लेकिन यह व्यक्तिवाचक संज्ञा सेंटेंस के अनुसार नहीं होगा, बल्कि यह होगा जाएगा जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, देश को हानि जयचंदों से, देश
की को हानि जयचंदों से होती है। जयचंद जो है या जयचंद जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा ना होकर चूंकि जयचंद से होती है, मतलब विश्वासघाती आदमी की बात कर रहा है, यानी कि पृथ्वीराज चौहान के साथ जो धोखेबाजी किया है, विश्वासघात किया जो जयचंद, उस जयचंद की बात कर रहा है, मतलब वो वैसे विश्वासघाती जाति का बोध कर रहा है, विश्वासघाती जाति का बोध कर रहा है। तो ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा लगने के बावजूद भी यह क्या है, यहां पर जातिवाचक संज्ञा है, याद रखेंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जातिवाचक संज्ञा तो दिखता है लेकिन वो होता नहीं, होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा सेंटेंस के अनुसार। तो सेंटेंस पर ध्यान देंगे जरा। जैसे यहां पर आपको देख रहा है कि गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की। तो गोस्वामी से मतलब गोस्वामी जाति का नहीं, गोस्वामी जाति का बोध नहीं हो रहा है, बल्कि गोस्वामी से मतलब तुलसीदास जो जी हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी, उनका बोध रहा है। यहां पर जो है ये गोस्वामी जी जो हैं, यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ना कि जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट देख लेते हैं, शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। शुक्ल से शुक्ल जाति का बोध ना होकर बल्कि शुक्ल से मतलब होता है रामचंद्र शुक्ल से, रामचंद्र शुक्ल जी जो ने इस साहित्य में जो अपना एक अलग योगदान दिया, उनका बोध करा रहा है। इसलिए यहां पर जातिवाचक दिखने के बावजूद भी यह क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो पंडित से मतलब पंडित जाति का बोध नहीं हो रहा है, बल्कि पंडित जी से प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का बोध हो रहा है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू यहां व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, जातिवाचक दिखने के बावजूद भी यह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। मैंने आपको लगभग जो है संज्ञा जो जिसके पार्ट मैंने पढ़ाया, अगर आपने सही ढंग से वीडियो देखते हैं तो आपका सारा ये क्लियर हो जाएगा, कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी, आप परीक्षा क्रैक जरूर करेंगे। बात यह है कि मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं कि मैं आपको विद्वान बनाने नहीं जा रहा हूं, बल्कि परीक्षा क्रैक कराने जा रहा हूं। तो आप वैसे कैसे करेंगे, मैं सिलेबस पर भी थोड़ा ध्यान दे दूं। हिंदी का जो सिलेबस होगा, जैसे जैसे मैं टॉपिक बढ़ाऊंगा वैसे वैसे मैं सिलेबस भी बताऊंगा। हिंदी का सिलेबस आपका चल रहा है व्याकरण के अनुसार चलेंगे। तो संज्ञा, विशेषण और वचन की पहचान जो कि मैं करवाने जा रहा हूं, संज्ञा, विशेषण और वचन की पहचान और व्यवहारिक प्रयोग, ये आपको जानना है। गणित के पाठ्यक्रम में पाठ्यक्रम के अनुसार हिंदी में संख्याएं, संयुक्ताक्षरों की पहचान, पर्याय और विलोम शब्द, सर्वनाम और लिंग की पहचान, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, इसकी पहचान जो है। विशेषण का संज्ञा के साथ सुसंगत प्रयोग कैसे होगा, संज्ञा के साथ प्रयोग। वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, जो भी बात हो, वचन का प्रयोग। क्रिया के बारे में बताना पड़ेगा। काल और कारक चिन्हों की पहचान होगी। शब्दों के संदर्भ में लिंग का प्रयोग कैसे होगा, इसके बारे में बताएंगे। मात्र इतना ही आपको हिंदी व्याकरण के अंतर्गत जानना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो जो आपसे पूछा जा रहा है, जो आपका सिलेबस बोल रहा है, मैं उसी से चलूंगा, इससे एक्स्ट्रा मैं ना दूंगा जिससे आपको बर्डन लगे। बहुत आराम से आप मुझे सुनेंगे। आप अगर मुझे पसंद करेंगे, आपके मेरे वीडियो को जो है आपने लाइक करते हैं, तो मैं इस तरह से देता जाऊंगा और मैं ऐसा प्रयास करूंगा कि आपका एक भी प्रश्न छूटे नहीं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलेंगे। साथ ही साथ इसे सब्सक्राइब भी करेंगे और बेल बटन भी दबाएंगे। धन्यवाद।